मॉर्निंग बच्चों। पिछली पॉलिटी की क्लास में हम लोग न्यायालय की चर्चा कर रहे थे और न्यायालय का जो टॉपिक है या भारत में जो न्यायपालिका का जो टॉपिक है उसमें न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता जैसे टॉपिक बीपीएससी में पूछे जाते हैं। इसके साथ ही एक और प्रश्न बनता है जो रिटों से संबंधित होता है। जो रिट जो जारी की जाती है उनसे क्या है संबंधित होता है। तो न्यायालय में मतलब जो बीपीएससी की जो आप तैयारी मेंस की जो आप करते हैं तो उसमें आपको विभिन्न प्रकार के जो रिट हैं उन रिटों को भी जानना आवश्यक है। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपसे विभिन्न प्रकार की जो रिट हैं और जो अनुच्छेद 32 और 226 में बताई गई है उनके बारे में चर्चा करेंगे। विभिन्न प्रकार की जो रिट हैं या जिसको हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट, ये अनुच्छेद 32 और 226 में न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता दोनों के संदर्भ में इसका यूज किया जाता है। तो जब आप न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता का टॉपिक तैयार करते हैं तो आपको इसकी समझ होनी चाहिए। विभिन्न प्रकार की जो रिटें हैं इसमें हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि ये टॉपिक जो है भारतीय जो राज व्यवस्था है उससे जुड़ा हुआ है और उसमें भी जो न्यायपालिका है उससे संबंधित टॉपिक है। ठीक है? सबसे पहले आपको ये जानना है कि रिट क्या होती है। रिट जो है ये क्या होती है ये जानना पड़ेगा। रिट शब्द रिटन से बना है। रिटन का मतलब होता है लिखित। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार अ फॉर्म ऑफ रिटन कमांड इन द नेम ऑफ द कोर्ट इज कॉल्ड रिट। लिखित आदेश का एक ऐसा प्रकार जो हम कोर्ट के द्वारा जारी करते हैं उसको रिट कहते हैं। तो यहां पर इसको सिंपली अगर देखें तो रिट शब्द जो है, रिट शब्द रिटन से बना है। रिटन से बना है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार ए फॉर्म ऑफ रिटन कमांड इन द नेम ऑफ कोर्ट इज कॉल्ड रिट। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब हुआ कोर्ट के द्वारा औपचारिक लिखित आदेश को रिट कहते हैं। न्यायालय के द्वारा औपचारिक लिखित आदेश को रिट कहते हैं। रिट और याचिका में फर्क होता है। पिटीशन जो है वो किसी व्यक्ति के द्वारा कोर्ट में दायर की जाती है। ठीक है, जैसे स्पेशल लीव पिटीशन। एक व्यक्ति जो है जब अपील करना चाहता है सुप्रीम कोर्ट में तो स्पेशल लीव पिटीशन का भी एक रास्ता होता है। ठीक है, इसी तरह से लिटिगेशन शब्द होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। ये कोर्ट में व्यक्ति की तरफ से है। ठीक है, लेकिन रिट कोर्ट की तरफ से है। तो रिट जो शब्द, रिट जो है वो कोर्ट के द्वारा दी जाती है, याचिका व्यक्ति के द्वारा मांगी जाती है। याचिका में व्यक्ति निवेदन करता है। रिट दो प्रकार की होती है। इंग्लिश लॉ या अंग्रेजी जो विधिक व्यवस्था है उस विधिक व्यवस्था के आधार पर देखें तो रिट दो प्रकार की होती है। एक जुडिशियल प्रोसीजर रिट होती है, न्यायिक प्रक्रिया रिट। जैसे आप सुनते होंगे कि कोर्ट ने फला व्यक्ति को समन किया है, तो जो समन रिट है वो जुडिशियल प्रोसीजर रिट है, ध्यान देना है। लेकिन एक दूसरे प्रकार की रिट होती है जिसको सबस्टेंटिव रिट कहते हैं, जिसको सारभूत रिट कहते हैं, जिसको विवेकाधीन रिट या डिस्क्रिशनरी रिट भी कहते हैं। इन रिटों में जो दूसरे प्रकार की रिटों से अंतर है कि एक प्रकार की रिट होती है जिसमें व्यक्ति का अधिकार होता है, उसको वो रिट जारी उसके लिए की ही जानी चाहिए। लेकिन जो विशेषाधिकार रिट होती हैं उनमें व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, न्यायालय का विवेक होता है कि वो उस रिट को जारी करे या न करे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और इसके साथ ही अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार की रिटें भारत के संविधान में अनुच्छेद 32 और 226 में प्रयुक्त की गई है। अनुच्छेद 32 में जो 5 प्रकार की रिटें हैं वो केवल मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर ही जारी की जाती है। लेकिन जो 226 में जो रिटें हैं वो मूल अधिकार के अतिरिक्त अन्य विषयों में भी जारी की जा सकती हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या है कि रिट क्या होती है, ये पहला आपने देखा, न्यायालय के द्वारा औपचारिक लिखित आदेश को क्या कहते हैं, रिट कहते हैं। दूसरा बच्चों यहाँ पर कि रिट के जो प्रकार होते हैं उन प्रकारों को समझना जरूरी है। और अभी मैंने आपको बताया, अगर मैं अगले पेज पर चलूं तो जो रिट होती हैं इनका जो प्रकार होता है, इनका जो क्लासिफिकेशन होता है, इस क्लासिफिकेशन को अगर देखें तो रिटें दो प्रकार की होती हैं। एक होती है न्यायिक प्रक्रिया रिट, न्यायिक प्रक्रिया रिट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियल प्रोसीजर रिट, न्यायिक प्रक्रिया रिट।
दूसरे प्रकार की रिट होती है जिसको कहेंगे सारभूत रिटे, सबस्टेंटिव रिट। इसको विवेकाधीन रिट भी कहते हैं, ये विवेकाधीन रिट भी है। इंग्लिश में इसको डिस्क्रिशनरी रिट भी कहते हैं। अब यहां पर जो विसारभूत रिटे या जो विवेकाधीन रिट है, इसको अगर देखें तो जैसे उदाहरण लें, उदाहरण जब कोर्ट समन जारी करता है तो ये जुडिशियल प्रोसीजर रिट है। समन मतलब किसी को बुलाता है किसी का न्यायिक प्रक्रिया के तहत, तो जो समन की रिट है वो इसी प्रकार की रिट है, ठीक है। इसको एक और शब्द अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं और वो कहा जाता है प्रेरगेटिव रिट। प्रेरगेटिव का मतलब यहाँ पर विवेकाधीन रिटों से है कि जो कोर्ट अपने विवेक से जारी करे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिसको जारी करने में अपने विवेक का इस्तेमाल करें और उनका ये विशेषाधिकार हो, चाहे तो जारी करें और चाहे तो जारी न करें। तो ये जो प्रेरगेटिव रिट है, इसमें कौन कौन सी रिट आती है? एक तो आप जानते होंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट आती है, परमादेश की रिट आती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट, परमादेश की रिट, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकारपेक्षा। ये 5 प्रकार की रिटें आती हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकारपेक्षा, ठीक है। ये जो 5 प्रकार की जो रिटें हैं इनका अलग अलग काम है और ये जितनी भी रिटें हैं ये मूल अधिकारों के हनन के संदर्भ में प्रयोग की जाती है। हाईकोर्ट 226 के तहत इन रिटों का प्रयोग अन्य मामलों में भी कर सकता है। सबसे पहले इसमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलर रिट है, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड की जाती है, उसको समझते हैं। और सबसे ज्यादा पॉपुलर रिट है परमादेश की, मैग्नमस की। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट महत्वपूर्ण है लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट की आवश्यकता तब पड़ती है जब किसी को अवैध हिरासत में रखा जाता है। ऐसे मामले कम होते गए, कोर्ट के द्वारा सख्ती बरते जाने के बाद ऐसे मामले अपेक्षाकृत कम हो गए। तो सबसे ज्यादा इस समय जो लोकप्रिय रिट है वो परमादेश की रिट है। तो ये है रिटों के प्रकार। अब ये जो रिट है इसके बारे में कि रिट को जारी करना ये आधारभूत ढांचे का हिस्सा है, तो इसको संविधान संशोधन करके अलग नहीं किया जा सकता। ये यल चंद्र कुमार के केस में रिट अधिकारिता को आधारभूत ढांचे का हिस्सा बताया गया। मतलब यहां पर हम लोग ये कहेंगे कि यल चंद्र कुमार वाद 1997 में रिट अधिकारिता को आधारभूत ढांचे का हिस्सा बताया गया, ठीक है। अब इसमें परमादेश की रिट को समझते हैं कि परमादेश, मैग्नमस, जो मैग्नमस की जो रिट है उसका शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले यह है कि ये जो रिट है, पहली चीज कि किसके खिलाफ जारी की जाती है, ये क्लियर होना चाहिए। ये रिट किसके खिलाफ जारी की जाती है, कब जारी की जाती है, किसके खिलाफ जारी नहीं की जाती है। इस रिट को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सार्वजनिक कोर्ट, ट्रिब्यूनल, किसी भी पब्लिक ऑफिसर, किसी भी निकाय और निजी व्यक्ति, ध्यान देने की बात है प्राइवेट पर्सन के संदर्भ में भी जारी की जा सकती है। तो किसके खिलाफ जारी की जा सकती है? ये रिट जो है अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय के साथ साथ ये रिट ट्रिब्यूनल के खिलाफ जारी की जा सकती है, सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ, किसी भी निकाय के खिलाफ और निजी व्यक्ति। अगर कोई प्राइवेट पर्सन है जो कोई सार्वजनिक कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ जारी की जाती है। ध्यान रखना, ये निजी व्यक्ति, और यहां पर लक्ष्मीकांत वगैरह में गलत दिया गया है, ये निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी की जा सकती है। कब? जब वो निजी व्यक्ति कोई सार्वजनिक कार्य कर रहा हो। जैसे मान लीजिए कि आईसीआईसी बैंक के एटीएम में पैसा डालने के लिए जो एक प्राइवेट कंपनी का प्राइवेट व्यक्ति कार्य कर रहा है, वो उसमें सार्वजनिक कार्य कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी जारी की जा सकती है, ठीक है। ये किसके खिलाफ जारी नहीं की जा सकती, पहला। दूसरा पॉइंट, किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकती, ये कभी भी विधायिका के खिलाफ विशेष कानून बनाने के लिए जारी नहीं हो सकती। मतलब कोर्ट यहाँ पर हाई कोर्ट 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत ये नहीं कह सकता कि इसको विधायिका के खिलाफ जारी किया था। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो रिटें हैं तो इनका प्रयोग अनुच्छेद 32 व अनुच्छेद 226 के तहत किया जाता है, लेकिन इसमें कभी भी ये ध्यान रखना है कि ये रिटें जो हैं ये विधायिका को कोई विशेष कानून बनाने के लिए जारी नहीं की जा सकती। ठीक है बच्चों। अब यहां पर ये रिट कब जारी, अब दो चीजें आपने देखी, यह रिट
विधायिका को अर्थात संसद और राज्य विधानमंडल को कोई विशेष कानून बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जारी नहीं की जा सकती, ये ध्यान में रखना है। अब इसके साथ ही तीसरा पॉइंट है कि कब जारी की जाती है। जब कोई संस्था या व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है तब परमादेश की रिट जारी होती है। यहाँ पर किसके खिलाफ जारी की जाती है और किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकती, ये दोनों पॉइंट आपने समझ लिया। आगे बढ़ूं मैं। आशु, अनीता, अभिषेक, चंदन, प्रवीण, शिल्पा, नेहा, यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ूं मैं। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट को कि तीसरा पॉइंट, परमादेश की रिट कब जारी की जाती है। परमादेश की जो रिट है वो जब कोई संस्था या व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है। तो यह रिट जारी की जाती है। लेकिन इसमें सीधे कोर्ट नहीं, यहां पर यह भी है कि याचिकाकर्ता जो इस रिट की मांग करता है उसको पहले स्पष्ट मांग करनी होती है उस प्राधिकारी से कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। लेकिन परमादेश की रिट मांग करने वाले व्यक्ति को सार्वजनिक अधिकारी को अपने कर्तव्य को पूरा करने की मांग करनी होती है। ठीक है, फिर इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सतत परमादेश की अवधारणा प्रस्तुत की। कॉन्टिन्यूइंग मैंडेमस, जैसे आप कई बार डिमांड करते होंगे कि हम ये मांग करते हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच करवाई जाए, तो सीबीआई जांच की मांग इसी रिट के तहत होती है। कई बार लोग ये भी कहते हैं सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में हो। तो विनीत नारायण एक जैन हवाला डायरी केस था 1998 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि अगर एक बार रिट जारी करने के आदेश से सरकारी संस्थाओं में जो जड़त्व है, जो निष्क्रियता है वो नहीं टूटती है, तो हम बार बार आदेश जारी कर सकते हैं। और बार बार आदेश जारी करने का मतलब क्या हुआ कि आप हमें रिपोर्ट क्या करिए। जैसे कि किसी भी जांच का काम कार्यपालिका का होता है और जांच रिपोर्ट भी ग्रहण करने का अधिकार कार्यपालिका का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सतत परमादेश की अवधारणा के आधार पर ही जांच शुरू करने का भी आदेश दे सकता है और जांच की रिपोर्ट को ग्रहण करने का भी आदेश स्वयं के लिए दे सकता है। तो विनीत नारायण बनाम भारत संघ 1998 में उच्चतम न्यायालय ने सतत परमादेश की अवधारणा स्वीकार की। सतत परमादेश की अवधारणा स्वीकार की, जहां एक बार परमादेश की रिट जारी करना पर्याप्त न हो, वहां पर बार बार परमादेश की रिट जारी करने की बात की जा सकती है। तो जैसे सीबीआई को किसी मामले में जांच करने का ही नहीं बल्कि रिपोर्ट सौंपने का भी आदेश देना, यह सतत परमादेश की अवधारणा, इसलिए बहुत लोकप्रिय रिट है। ज्यादातर गैर सरकारी संगठन जब सरकार के खिलाफ कोर्ट जाते हैं तो इसी रिट की क्या करते हैं, मांग करते हैं। तो सतत परमादेश क्या है कि वेयर द मेयर इशू ऑफ वन टाइम मैंडेमस यूजुअली फ्यूटाइल, ऐसी स्थिति जहां परमादेश की रिट एक बार जारी करना निरर्थक हो, वहां न्यायालय इस रिट का प्रयोग
बार बार कर सकते हैं। इसी को कॉन्टिन्यूइंग मैंडमस कहते हैं। ये क्या है? कॉन्टिन्यूइंग मैंडमस है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और इसलिए क्या है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो रिट है उस लोकप्रिय रिट के रूप में आती है। तो मैंने 4-5 बातें बताई। पहला मैंने बताया कि अ टाइप ऑफ फॉर्मल रिटेन ऑर्डर व्हिच इज गिवन बाय द कोर्ट्स आर कॉल्ड रिट, एंड वी कैन क्लासिफाई रिट्स इन टू टाइप्स, जुडिशियल प्रोसीजर रिट एंड सब्सटेंटिव प्रोहिबिटेड रिट्स। ये जितनी रिटें अनुच्छेद 32 और 226 में बताई गई हैं, ये जुडिशियल प्रोसीजर रिट से अलग हैं। ये सारभूत रिटें हैं, ये विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाली रिटें हैं। परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार अपेक्षा। परमादेश की रिट कब जारी की जाती है, किसके खिलाफ जारी की जाती है? तो सबसे चौंकाने वाली बात है कि प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ भी परमादेश की रिट जारी की जा सकती है, अगर वो कोई पब्लिक ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है, भले पब्लिक ऑफिसर हो या ना हो। लेकिन ये रिट विधायिका के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। ये रिट कब जारी की जाती है? जब कोई व्यक्ति अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है और याचिकाकर्ता उसको एक बार शिकायत कर चुका होता है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए, इसके बाद वो कोर्ट जा सकता है कि आप फला व्यक्ति, फला अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करें। परमादेश का शाब्दिक मतलब होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश की अवधारणा का विस्तार करके न्यायिक सक्रियता का एक नया चरण प्रारंभ होता है 1998 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने कंटिन्यूइंग मैंडेमस का सिद्धांत प्रस्तुत किया। सुप्रीम कोर्ट का ये इस सिद्धांत में कहना था कि जहां एक बार रिट जारी करने का आदेश निष्फल सिद्ध होगा, वहां पर इतना जड़त्व है, इतना निष्क्रियता है, सरकारी संस्थाओं की कानून में जू नहीं लगेंगी, तो ऐसी स्थिति में हम बार बार रिट जारी करने का आदेश दे सकते हैं। और यही बात लग गई। दरअसल क्या है कि आज जो हम न्यायिक सक्रियता देखते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है, सीबीआई जैसी जो जांच एजेंसियां हैं, इन जांच एजेंसियों को, जो जांच एजेंसियां हैं, इनके बारे में आदेश देता है वो इसी रिट के तहत क्या देता है। तो समझ में आ गया होगा, यह है परमादेश की रिट। न्यायिक सक्रियता जब आप लिखेंगे तो उसमें 1-2 पैराग्राफ इन रिटों पर भी होगा। इसलिए न्यायिक सक्रियता को पढ़ाने के पहले मैं परमादेश और ये जो बाकी रिटें हैं इनके बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो परमादेश की रिट हो गई, समझ गया होगा, आपने लिख लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। मैं दूसरी रिट देता हूं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लेता हूं। ठीक है, अब दूसरी रिट लेते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका शाब्दिक मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ है बंदी को प्रत्यक्ष करो, बंदी को प्रत्यक्ष करो। तो इसलिए किसके खिलाफ जारी की जाती है? ठीक है, कार्यपालिका के खिलाफ जारी की जाती है। यह रिट न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के खिलाफ जारी की जाती है, जारी की जाती है। यह अवैध हिरासत के, इलीगल डिटेंशन के खिलाफ रिट है। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी। ये जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका हनन हो जाता है जब किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत में क्या है, रखा जाता है। इस रिट का, अच्छा, अगर किसी व्यक्ति को सजा दे दी गई है, सजायाफ्ता व्यक्ति पर यह रिट लागू नहीं होगी, तो किसके खिलाफ जारी नहीं होगी? सजायाफ्ता व्यक्ति पर के खिलाफ जारी नहीं होगी। फिर इसके साथ ही क्या है कि एक और बात यहां पर है कि इस रिट का उद्देश्य क्या है। हिरासत के उद्देश्य की इसमें जांच की जाती है। जो हिरासत का उद्देश्य होता है उसकी क्या जांच की जाती है। इसमें देखा जाता है कि व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अनुच्छेद 21 में शब्द आया बच्चों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत रखा गया है या नहीं। ठीक है, ये क्या है, इसमें जांच किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आपराधिक कानून, सजायाफ्ता व्यक्ति मतलब आपराधिक कानून के सामान्य प्रशासन के मामलों में रिट जारी नहीं की जाएगी। तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट, इसको भी नोट कर लीजिए। नोट कर लिया बच्चों आप लोगों ने? ठीक, चलिए तीसरा है बच्चों
उत्प्रेषण की रीट, संशेरी की रीट। ये जो उत्प्रेषण की रीट है, सबसे पहले किसके खिलाफ जारी की जाती है, ये पहला प्रश्न है। अभी तक आपने देखा दो रीटें न्यायपालिका कार्यपालिका के खिलाफ जारी करती है, लेकिन इसमें उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय, मतलब न्यायालय ही न्यायालय के खिलाफ जारी करता है। यह उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी की जाती है। सजा याफ्ता का मतलब होता है सजा काट रहे कैदी का, सजा काट रहे कैदी जिसको सजा दे दी गई है। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई कि इसमें कोर्ट ये कहता है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं उनका रिकॉर्ड क्या है, प्रक्रिया का रिकॉर्ड क्या है, उनके पास भेजा जाए। इसमें न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को प्रक्रिया का रिकॉर्ड भेजने के लिए कहते हैं। जो प्रोसीजर चल रहा है, उत्प्रेषण, प्रेषण मतलब भेजना, उत मतलब ऊपर। तो आप जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो क्या है, अपने जो जिस मामले की सुनवाई कर रहा है उसका रिकॉर्ड ऊपर क्या भेजे। ये होता है इसमें सर्जरी में, उत्प्रेषण में। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर मतलब ये कि प्रक्रिया का रिकॉर्ड, इसका मतलब प्रक्रियागत कुछ दिक्कत है, इसलिए कहा जा रहा है कि आप इस मामले को भेजिए। अब नेक्स्ट है इसके खिलाफ ये जारी नहीं की जा सकती। तो पहला, एक उच्च न्यायालय, इसको अगर सिंपली देखें तो उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों के खिलाफ इसको जारी नहीं कर सकते। ठीक है, फिर दूसरा क्या है कि एक उच्चतम न्यायालय की एक बेंच उच्चतम न्यायालय की एक बेंच, एक पीठ अपनी ही किसी दूसरी पीठ के बेंच के अगेंस्ट जारी नहीं कर सकती। ठीक है, एक हाई कोर्ट, एक उच्च न्यायालय दूसरे उच्च न्यायालय के खिलाफ नहीं जारी कर सकता। और उच्च न्यायालय की एक पीठ दूसरे पीठ के खिलाफ जारी नहीं कर सकती। यह है बच्चों उत्प्रेषण की रीच, जहां परमादेश पति प्रत्यक्षीकरण न्यायपालिका कार्यपालिका के खिलाफ जारी करती है, वहां पर उत्प्रेषण एक न्यायपालिका ही न्यायपालिका के खिलाफ जारी करती है। उत्प्रेषण का मतलब होता है भेजो, ऊपर मामले को भेजो। ठीक है बच्चों, शिल्पा, चंदन, नेहा, अनीता, नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके, चलिए अब नेक्स्ट जो है चौथे प्रकार की रीत है बच्चों प्रतिषेध की, प्रोहिबिशन की। जो प्रतिषेध की रीत है, पहला, इसके खिलाफ यह उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ जारी की जाती है। ठीक है, लेकिन जहां उत्प्रेषण की रीत न्यायिक प्रक्रिया, जो न्यायिक प्रक्रिया है की कमी या दोष की वजह से
जारी की जाती है वहां प्रतिषेध की रिट प्रतिषेध की रिट क्षेत्राधिकार के अंतर के आधार पर जारी की जाती है। मतलब जो क्षेत्राधिकार है, जुरिडिक्शन है, जैसे मान लीजिए कि कोई लोअर कोर्ट है, केरल के तट पर यूरोपीय देशों के मछुआरे पकड़े गए, तो केरल का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो इस मामले को नहीं सुन सकता क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मामला है। तो कई बार क्या होता है, जुरिडिक्शन को क्रॉस कर दिया जाता है। तो जब एरर ऑफ प्रोसीजर होगा तो प्रेशर होगा, और जब एरर ऑफ जुरिडिक्शन होगा तो प्रतिषेध होगी। क्षेत्राधिकार के आधार पर ये रिट जारी की जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, दोनों न्यायालय की रिट है लेकिन क्षेत्राधिकार के अंतर के आधार पर होती है। फिर इसके साथ ही पांचवा बच्चों, अधिकार परीक्षा की रिट। क्यू वारंटो की रिट। अधिकार परीक्षा की रिट जो है ये क्या है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है जब वह किसी सार्वजनिक पद को धारण करता है। जब वो किसी पब्लिक ऑफिस को क्या करता है, होल्ड करता है और सार्वजनिक पद को धारण करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसे किसी सार्वजनिक कर्तव्य या उसकी जो नियुक्ति हुई है वह किसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या सुटेबिलिटी को उसमें ध्यान में नहीं रखा गया है। इस रिट में किसी नियुक्ति की उपयुक्तता पर जांच की जाती है। किसी भी नियुक्ति की जो उपयुक्तता है उस उपयुक्तता पर जांच की जाती है। तो बच्चों 5 प्रकार की जो रिटें हैं, ये रिटें मैंने आपको क्या है बता दी कि 5 प्रकार की जो रिट हैं वे रिट क्या होती हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। इसके साथ ही एक और छोटा सा प्रश्न इसमें बनता है कि इसका न्यायिक सक्रियता से क्या संबंध है। तो न्यायपालिका इन रिटों का प्रयोग करके भी न्यायिक सक्रियता होती है, मतलब कार्यपालिका को कई बार आदेश देती है, इसलिए इन रिटों का संबंध न्यायिक सक्रियता से है और न्यायिक समीक्षा से भी। मतलब यहां पर अगर हम लोग महत्व की बात करें तो इन रिटों का संबंध न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता, ये प्राइवेट बैंक के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। द पर्सन हु इज होल्डिंग पब्लिक पोस्ट उसके संदर्भ में जारी की जाती है। ये प्राइवेट बैंक, यहां पर क्या है कि पब्लिक ड्यूटी करने वाले को नहीं, पब्लिक पोस्ट को होल्ड करने वाले व्यक्ति के संदर्भ में क्या होती है। ठीक है, जैसे कोई पब्लिक फंक्शन कर रहा है, भले ही वो पब्लिक ऑफिसर नहीं है लेकिन पब्लिक फंक्शन कर रहा है तो अलग चीज होती है, लेकिन कोई सरकारी नौकरी में है तो उसके संदर्भ में क्या है यहाँ पर ये दिख रहा है कि किस अधिकार से आप इस पद को धारण कर रहे हैं, इसको कहते हैं अधिकार परीक्षा। किस अधिकार से आप इस पद को धारण कर रहे हैं, इसे अधिकार परीक्षा क्या है कहते हैं। ठीक है, तो ये रिट अधिकारिता जो है ये मैंने आपको बच्चों क्या बता दी। ठीक है, इस सेशन को इतना ही रखते हैं, शाम को फिर इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास दूंगा और थोड़ा हेल्थ अगर अलाउ करेगा तो उसको लंबी क्लास ले लेंगे, जो कल तो लंबी क्लास आपसे ली ही जानी है और कल तक थोड़ा और बेटर हो जाऊंगा। तो ये है बच्चों, मैंने रिट को आपसे डिस्कस कर दिया ताकि जब मैं न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता वाला टॉपिक पढ़ाऊं तो रिट अधिकारिता को आप अच्छे तरीके से समझेंगे तो कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि इनका महत्व इनके संदर्भ में है। ठीक है बच्चों, कोई प्रश्न है, कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए जितना मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी क्या है इंपॉर्टेंट है। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? ठीक है बच्चों, तो फिर शाम को मिलते हैं और शाम को एक लंबे सेशन के लिए मिलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन पर। ठीक है।